इसमें एप्लीकेशन वाला जो पार्ट था उसमें आपका एक क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पे कोई पिन है, इन्होंने अगर इस तरह से रख दी और इस पिन की जो इमेज है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पिन की जो इमेज है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ बन रही है इसके सामने, ठीक ऐसे। इसको हम डॉटेड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बन रही है सामने, मतलब ठीक उसके सामने बन जा रही है। ऐसी सिचुएशन में वो पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और विदाउट न्यूमेरिकल भी आपसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो शायद कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, मैसेज आया था मेरे पास, तो समझिए इसको अच्छी तरह कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके नीचे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के नीचे एक मिरर भी रखा हुआ है और वो मिरर कैसा है, ऐसा मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के ऊपर अगर आप कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं तो ये सिचुएशन बन रही है, यानी ये आपकी एक पिन है, उस पिन की ये इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने बुक में, या ये वाला सिनेरियो एप्लीकेशन वाले पार्ट में नहीं देखा? अब इसके बारे में हम मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करें कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पिन रखी हुई है, इस पिन से जो रेज आ रही होंगी वो कुछ ऐसे आ रही होंगी, बताओ। हमने कॉन्वेक्स लेंस में से पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट करीब होता है तो रेज कैसी निकलती हैं, पैरेलल होती हैं या डाइवर्ज होके निकलती हैं? तो रेज तो ऐसे ही निकल डाइवर्ज होकर हैं। आपको पता है अब जब रेज यहाँ पे पड़ेंगी इसके ऊपर तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, इन रेज को यहां से ऐसे जा रही हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद वो मिरर पे ऐसे पड़ी और अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाती। अब एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उस ऑब्जेक्ट के पास में बन रही है, ये सिंपल लेंस के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंस में इमेज कहाँ बनती है, या तो उधर बनेगी और या पीछे बनती है, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस में सारी तरह की इमेजेस। ये वाला सिनेरियो आपका सिर्फ और सिर्फ मिरर के साथ पॉसिबल है, और मिरर के साथ भी तब पॉसिबल है, मिरर के साथ भी तब पॉसिबल है जब मिरर पे लाइट रे 90 डिग्री पे गिर रही हो ना, तभी तो वो सेम प्लेस पे बनाता है इमेज को, वापस पीछे भेज देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जब ऑब्जेक्ट से जब रेज निकल रही हैं और वो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस से जब रे प्लेन मिरर पे टकरा रही है तो वो कितने एंगल पे गिर रही है, वो 90 डिग्री पे गिर रही होगी। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये रे क्या कर रही है, पीछे अपना उसी पाथ को ट्रेस बैक कर ले रही है जिससे आ रही थी, यानी इसी पाथ को वापस से रिट्रेस कर रही है, सेम जिससे वो नीचे आ रही थी उसी पाथ को वो वापस ऊपर रिट्रेस कर रही है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है इस तरह से, और यहां पे आपको उसी की इमेज मिल जा रही है। बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइट रे यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जा रही है, और जब लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं तो आपको पता है जो इमेज है वो कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, इमेज लोकेशन क्या होता है, अरे इंफिनिटी पे बनेगी सर इन्फिनिटी। पैरेलल रेस तो इंफिनिटी पे ही मिलेंगी। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें पता है ये u है, इमेज डिस्टेंस हो गई इंफिनिटी,
है ना। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u v माइनस 1/u। चलो रखते हैं 1/f, तो पता ही नहीं है हमको, एफ ही निकालनी है। v कितनी है, इन्फिनिटी है, और u कितना है, u है। अब बताइए आप यहाँ से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/u और ये है 1/f, तो f कितना आ गया आपके पास बताइए, u माइनस में लेंगे आप, माइनस 1/u u आएगा ना, u को Yes, तो माइनस sir. में लेंगे ना। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वही आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस At the focus. तो ये तरीका, ये पूछते हैं कि इससे बताइए आप ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे, या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर आप उसके नीचे एक प्लेन मिरर रख देते हैं। ये सिनेरियो बना के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप बहुत आसानी से इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को सामने मान लीजिए और ये पूरा फिगर ड्रॉ करिए और बताइए कि अगर इमेज वहीं पे बन रही है उसकी, तो इसका मतलब ये है कि रेज जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल कर रही होंगी, और 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। फिर आप दिखाइए कि जो ऐसी सिचुएशन में अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेस कहाँ जाके इमेज बनाती हमारी, वो रियल इमेज कहाँ बनती, इन्फिनिटी पे बनती। हाँ इन्फिनिटी पे बनती, तो इन्फिनिटी पे बनती तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, u की वैल्यू u रखिए, और इस तरह फॉर्मूले से आप ये जस्टिफाई कर देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा होगा। तभी सिर्फ ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के नीचे मिरर रख देते हैं तो वो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट के पास ही बन जाएगी, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है। ये काम सिर्फ प्लेन मिरर ही कर सकता है और कोई मिरर कर भी नहीं सकता। समझ में आई बात, बोलिए, कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल आएगा, उसमें आपको हो सकता है ये लेंथ भी दे दी हो। अब न्यूमेरिकल आया होता, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कुछ दी होती, तो आप फोकल लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकली, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है। सेम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस में आया तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, जितनी यू है उतना ही एफ होगा आपका। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे चलें, बताइए। ठीक है, चलिए फिर, तो यही एक केस बचा हुआ था, बाकी और कोई केस तो है नहीं, वो तो बहुत आसान है। एक केस ये वाला था, वो तो बहुत आसान केस है, जो दूसरा वाला है अब तो आप उसको अपने आप कर लेंगे। दूसरा केस क्या आता है इसमें, एक कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आपका क्या है, मिरर है। अब बताइए, तो कर लेंगे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होने वाला है बताइए, इस तरह से रेस जाएंगी, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जाएंगी, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होने वाला है यहाँ से बताइए, बाउंस बैक करेंगी। सेम केस है जो भी हमने नीचे बनाया है, इसी को हमने इसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रख के, उस वर्टिकल रखा हुआ था वो, तो उसको हॉरिजॉन्टली भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल सेम केस है, ठीक है। तो ये किसी ने पूछा था कि मैंने बता दिया हूँ, आगे चलते हैं ह्यूमन आई पर अपना। देखिए इसमें देखिए कुछ पार्ट्स हैं इसके जो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला पार्ट आपका देखिए, जो हमारी आंख होती है उसके बारे में फैक्ट याद रखिए कि उसका जो डायमीटर होता है या गोलाई होती है उसकी अंदर से, उसका एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए वो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। 2.5 के अराउंड आप उसको याद रख सकते हैं। किसी भी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन आई का डायमीटर होता है आपका 2.3 और 2.5 के रेंज में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, इसका सबसे आउटर सरफेस जिसको आप छूते हैं, आंख से ऐसे छूते हैं ऐसे, ये जो आपकी आंख का आउटर सरफेस होता है, ठीक है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि बहुत थिन, बहुत ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ये मतलब पलकों के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर का जो आंख का पोर्शन है उसको हम सबसे पहला पोर्शन वो कहलाता है आपका कॉर्निया। उसके आगे देखते हैं, अब देखिए उसके बाद ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया पर आपको दिख रहा है ना एक व्हाइट व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पूरी आंख जो व्हाइट व्हाइट जैसे दिख रही है, यहाँ पे डायमीटर भी लिखा हुआ है, ये जो कॉर्निया के ठीक पीछे होता है। कॉर्निया तो आगे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, कॉर्निया के जो ठीक पीछे पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, वो स्क्लेरा कहलाता है, ठीक है। ये व्हाइट आउटर लेयर होती है आई बॉल की पीछे की, ठीक है। कॉर्निया आगे का पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है।
उसके बाद कॉर्निया के जस्ट पीछे, ठीक है, स्क्लेरा के आगे और कॉर्निया के ठीक पीछे आपका क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। बल्कि प्यूपिल से भी पहले आपका आइरिस आता है, जो फ्लेशी पोर्शन होता है कॉर्निया के जस्ट पीछे का एक फ्लेशी पोर्शन होता है, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, ठीक है। डार्क फ्लेशी स्क्रीन होती है कॉर्निया के जस्ट पीछे, और इस आइरिस के अंदर प्यूपिल लाई करता है, ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी आंख में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे, ठीक है। वो जैसी नीड होती है, जैसे दिन में क्या होता है, आपको चीजें बहुत आसानी से दिख रही हैं, तो दिन में क्या होगा कि जो कॉर्निया है आपका, ये सॉरी जो प्यूपिल है, वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को छोटा कर लेगा कि कम से कम लाइट आपकी आंखों में आए, ताकि आपकी आंखें डैमेज ना हो, उतना जितने से आपको दिखने चीजें दिख रही हैं आसानी से। लेकिन जब रात होती है, तो रात होते हुए क्या होता है, रात होते टाइम पे आपको लाइट कम पड़ने लगती है आसपास की, यानी अब जितनी लाइट से दिन में काम चल रहा था रात में तो नहीं चलेगा। तो अब क्या होता है, जो पीपल है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंख में आए और आपको बाकी चीजें आसानी से दिखें, ठीक है। तो रात में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ज्यादा लाइट अंदर आए, और दिन में कम हो जाएगा, ताकि कम लाइट आपकी आंखों में जाए, आंखें आपकी सेफ रहें, डैमेज ना हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो पायरेट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक आंख पे पट्टी लगी रहती है, देखा है, बंद रहती है। पायरेट्स वो मूवी में भी देखा होगा, अगर वो देखी है मूवी जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, देखा है नहीं देखा है? नहीं देखा है तो यस सर, देखा है। आंख ऐसे बंद रहती है ना, पट्टी डाले रहते हैं एक आंख पे, तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी आंख खराब होती है इसलिए वो पट्टी डाले रहते हैं, ठीक है। वो टेक्निक होती है इन लोगों की, पायरेट्स की टेक्निक ये होती है कि ये लोग जब रॉबरी करते हैं इस तरह की उसमें शिप्स पे, तो ऊपर रॉबरी करेंगे आके, और बोट्स के थ्रू भी करते हैं, और भी तरीके होते हैं, और फिर उनसे छुपने के लिए नीचे भी जाके फौरन छुप जाते हैं, या मान लीजिए शिप में नीचे कोई सामान रखा है तो जाकर उसको जो लूटना है उनको, तो उसके लिए क्या होता है, ये एक आंख को इसलिए बंद रखते हैं ताकि जब ऊपर क्या होगा, जब शिप में ऊपर पहुंचेंगे ये, तो वहां पे तो रोशनी काफी ज्यादा है, तो वहां पे रोशनी ज्यादा है, तो जो आइरिस है इनका, ठीक है, जो प्यूपिल है, सॉरी जो प्यूपिल है, वो क्या होगा, वो बहुत कम खुलेगा, कम खुलेगा तो लाइट कम एंटर करेगी। उसके बाद जब अचानक से फौरन आप किसी नीचे उतरेंगे, वो अंधेरे रूम में जाएंगे, तो आपको भी ऐसा होता है ना, कभी आप बाहर खड़े होते हैं और बाहर से अंदर आइए कमरे में, बिल्कुल अगर लाइट ना हो या अचानक से लाइट चली जाए, तो आपको चीजें नहीं दिखती ना, थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी वापस मतलब जो पीपल है वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि फिर आपको चीजें अंधेरे में भी दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम का लैग होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो ये लोग आई पैच वाली आई फिर एडजस्ट हो जाती है लो लाइट। हाँ, ये लोग क्या करते हैं कि अब वो जितनी देर पीपल को एडजस्ट करने में टाइम लगे, उतनी देर में तो इनका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, उतनी देर में तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा सामान लूट सकते हैं, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है वहां पे। तो ये क्या करते हैं, एक आंख को परमानेंट बंद रखते हैं, किसके लिए, ताकि जब अंधेरे रूम में जाए तो उस आंख से तो कम दिखेगा। भाई एक आंख को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन दूसरी तो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो तो परमानेंटली अंधेरे में है, तो उसका जो आइरिस है, वो पिपल है, वो कैसा होगा, एक्सपेंडेड होगा, काफी पहले से एक्सपेंडेड होगा, क्योंकि पहले से उसकी आदत डाल दी उन्होंने, अंधेरे में करके उसको बंद रखा हुआ है, या उससे पहले कर लेते होंगे, यानी जब उनको रॉबरी ऐसी करनी होती होगी तो उससे पहले वो आंख को थोड़ी देर के लिए अपना पट्टी लगा लेते होंगे उसके ऊपर, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। बोलो, समझ में आई बात? नहीं? यस सर, यस सर, आ गई। तो ये आइरिस, पिपल, कॉर्निया, स्क्लेरा, समझ गए ना, ये चार चीजें समझ में आई सबको है? आगे चले फिर हम, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? बोलिए, चलो आगे चलते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन होता है आंख का, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो पिपल है, आप जानते हैं, और ये है आपका आइरिस। आइरिस ही आपकी आंखों का कलर डिटरमाइन करता है, जैसे यहाँ पे देखिए डार्क ब्राउन आपकी आंख दिख रही, किसी की ब्लू होती है, ठीक है, और कैसी होती है, और भी होते हैं कलर, ठीक है। हाँ, ब्लैक होता है, ठीक है, येलो भी होता है। येलो हो जाता है कब, जब वो कंडीशन होती है, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंडिस के टाइम पे आप देखा होगा, आप लोगों की आंखें पीली पीली। अब देखिए यहाँ पे स्क्लेरा देख लिया हमने, आइरिस देख लिया, पिपल देख लिया, और क्या क्या देखा, कॉर्निया भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जब लाइट आपके आंखों पर आती है कहीं से भी, तो सबसे पहले जिससे वो एनकाउंटर होती है वो है कॉर्निया। तो सबसे पहले अगर एनकाउंटर हो रही तो सबसे ज्यादा जो लाइट रे है वो कॉर्निया पे ही पड़ने वाली है सबसे पहले, क्योंकि सबसे आगे वही है और उसी से रिफ्रैक्ट होगी, यानी यहां से लाइट रे आई और कॉर्निया उसको सबसे पहले रिफ्रैक्ट करेगा इस तरह से। कॉर्निया के बाद कहां जाएगी वो रिफ्रैक्ट होके, कॉर्निया के बाद आपका प्यूपिल में अंदर एंटर कर जाएगी वो आंख आपकी, वो सॉरी लाइट जो है वो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जब दिन का मामला था, दिन का टाइम था, ये देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये देखिए दिन का टाइम था तो काफी लाइट रे अंदर आ रही थी, तो पीपल क्या कर रहा था, अपने आप को बहुत कम कर लिया उसने। अब कम कर लिया तो देखिए टोटल लाइट रे कितनी जा रही है, 7 है, 7 में से कितनी जा रही है अंदर, सिर्फ 3 जा रही है अंदर, यानी उसने अपने आप को छोटा कर लेता है वो, कि बाकी लाइट रेस अंदर ना जा पाए, यानी उतनी ही जाए जितने से आपका काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए डिम लाइट है, रात का टाइम है, आप कमरे में ऐसे आ गए हैं जहाँ पे अंधेरा है, तो क्या करेगा वो, अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा, बड़ा कर लेगा, ठीक है, बड़ा कर लेगा ताकि ज्यादा लाइट आपकी आंखों में आए, ठीक है। तो कॉर्निया देख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एक मसल्स होते हैं एक तरह के, देखिए मसल्स दिख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, ठीक है, जो आंख जिन मसल्स के बीच में फंसी रहती है। फिर आइरिस देख लिया हमने, स्क्लेरा देख लिया, प्यूपिल देख लिया। अब देखते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, ये है लेंस आपका, ठीक है, ये आपका लेंस है, ये देखिए ये लेंस है आपका। इन लेंस को जो होल्ड करके रखता है, क्योंकि लेंस हमारा कोई हार्ड सरफेस की तरह नहीं है ना, वो ग्लास का, बस भाई इस लेंस को भी होल्ड करने के लिए फ्रेम की जरूरत होती है ना, बोलो, जो चश्मे में लेंस लगा होता है उसको होल्ड करने के लिए भी लेंस, ये फ्रेम चाहिए होता है ना, किसी भी तरह का। आप बगैर फ्रेम के उसको कैसे होल्ड कर सकते हैं, ऐसे ही आपकी आंखों में जो लेंस लगा होता है वो तो और ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा स्टिफनेस उसके अंदर नहीं होती, वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो इस लेंस को होल्ड करने के लिए आपके यहाँ पे सिलेरी मसल्स होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं आपके। ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ये कौन सी प्रोटीन होती है, आपने शायद बायो में इसके बारे में अगर पढ़ा होगा, प्रोटीन का नाम मुझे इतने टाइम पे याद नहीं आ रहा है, ये किस, चलो याद आएगा तो बताएंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेरी मसल्स और लेंस के बीच में एक तरह के फाइबर्स होते हैं, ये देखिए ये फाइबर आपको दिख रहे होंगे, ये है फाइबर, ठीक है। तो ये जो फाइबर होते हैं, ये इन फाइबर्स का क्या नाम होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो सिलेरी मसल्स और लेंस के बीच में इस तरह से होते हैं। अभी देखते हैं इनका आगे क्या काम है, अभी सिर्फ आप टर्म समझ लीजिए सारे कौन कौन से आंख में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको एक रेड रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, बहुत ज्यादा रेड है, ये कोरॉइड कहलाता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा जो रेड है, ये पोर्शन क्या कहलाता है आपका, कोरॉइड कहलाता है। कोरॉइड कहां पे होता है, अभी हमने देखा कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे क्या था, स्क्लेरा था, स्क्लेरा के जस्ट अंदर आपका कोरॉइड होता है, ठीक है, स्क्लेरा के जस्ट अंदर कोरॉइड होता है। ये इतना ज्यादा लाल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो नसें होती हैं आपकी, ठीक है, जो वेसल्स होती हैं आपकी, उसमें जो सारा ब्लड वगैरह होता है, उसकी वजह से ये लाल दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कोरॉइड बोलते हैं। तो हाईली वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई ये होती है कोरॉइड आपकी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेसल्स हैं, यानी जो आंख को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है वो कोरॉइड करता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंख को आपकी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, तो कोरॉइड, ठीक है। उसके बाद कोरॉइड के नीचे आपको एक येलो कलर की लेयर दिख रही है, देखिए येलो कलर की पतली सी, ये आपकी रेटिना होती है, ठीक है। रेटिना क्या है, रेटिना में बहुत लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी होती हैं। वो लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये लाइट जब आती है, हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आपकी रेटिना पे आकर कंबाइन हो जाती है और फिर आपको इमेजेस नजर आती हैं जो भी हैं। तो वो इमेजेस इसलिए नजर आती हैं क्योंकि रेटिना पे आपकी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो उस इंफॉर्मेशन को ले लेती हैं, ठीक है, एक्वायर करती हैं, गैदर करती हैं, और वो फिर ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है। तो वो लाइट सेंसिटिव सेल्स की वजह से ही आपको ये सारी दुनिया दिखती है, ठीक है। ये देखिए ये दो तरह की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये एक को बोलते हैं रॉड्स, एक को बोलते हैं कोन्स, ठीक है। तो जो रॉड्स होते हैं, अब यहाँ पे ये इस तरह के नहीं होते हैं, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए आपको बनाया गया है, ग्रीन और ये पर्पल, इस तरह के नहीं होता है। इनका काम समझिए, रॉड जो है वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है और लो लाइट में आप कैसा रिस्पॉन्ड करेगी आपकी आंख, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कम लाइट में, लो लाइट में, या ब्लैक एंड व्हाइट बोल सकते हैं उसको, कि ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है वो आपको रॉड्स की वजह से नजर आती है, ठीक है। अब जो कलरफुल दुनिया है वो आपको कोन्स की वजह से नजर आती है, ठीक है। एक और जो लाइट सेंसिटिव सेल है जो आपको कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी आंखों को जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं सारे, वो कोन्स की वजह से नजर आते हैं, ठीक है। तो दो तरह की सेल्स होती हैं, एक हो गई आपकी रॉड्स और एक हो गई कोन्स। तो ये देखिए यहाँ पे कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर, और कोन्स में भी आपको पता है आपकी आंखों में सिर्फ 3 तरह के ही सेल्स पाए जाते हैं, कलर्स, 3 तरह के ही कलर्स पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू।
बस ये 3 तरह के ही कोन्स होते हैं और इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ही वो इतने सारे मिलियंस ऑफ कलर्स को ऑब्जर्व कर पाती है आपकी आंख। सिर्फ 3 ही होते हैं, बेसिक कलर यही 3 होते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा, जब कभी सिग्नल चला जाता है तो स्ट्रिप्स आती हैं ऐसे बनी हुई पतली पतली, देखा है नहीं देखा? इस तरह से बनी होती हैं, वो 4-5 स्ट्रिप्स ही होती हैं। बेसिक कलर थोड़े ही होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू 3 ही बेसिक कलर हैं, इनसे ही सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। या कभी कंप्यूटर पे आप पेंट खोलिए तो उसमें भी आप देखेंगे जो सर्किल बना होता है उसके अंदर मेनली 3 ही कलर होते हैं, ठीक है, उस सर्किल के अंदर, ठीक है। एक तरफ रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, बाकी सब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बाकी जितने भी कलर बनते हैं। तो हमारी आंखों में भी यही 3 कलर हैं बेसिकली, और इन्हीं के अलग अलग डिफरेंट तरह से इनको जब मिलाया जाता है तो आपको इतने सारे और कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कोन्स में हमारे 3 तरह के कलर पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब आगे चलते हैं, क्या क्या देख लिया हमने? हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्टिक डिस्क भी होती है, इसको देखिए ध्यान से, ये येलो कलर की जो है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? हमने लास्ट ईयर आपको एक चीज पढ़ाई थी रिफ्लेक्शन में, जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है, याद होगा आप लोगों को, गाड़ियों में लगा होता है, बाइक में लगा होता है। हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि उसके बावजूद भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है पीछे गाड़ियों के, यानी अगर उतनी दूरी पर कोई पीछे से आ जाए, कोई बच्चा आ जाए या कोई और आ जाए, तो उसका इमेज उस मिरर में नहीं दिखेगा आपको। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के अलावा, ऐसा रियर व्यू मिरर होता है साइड में लगा होता है, उसके अलावा भी एक ऐसा मिरर नीचे लगाते हैं। ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा है? उसके साथ नीचे लगा होता है उस तरह का मिरर, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ब्लाइंड स्पॉट मिरर मतलब वो जो थोड़ा सा स्पेस होता है पीछे, जिसको ये कॉन्वेक्स मिरर कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसको वो कैप्चर करने के लिए उसको लगाते हैं वहां पे, यानी ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि जहां की इमेज आपको मिरर में नहीं दिखाई देगी, कैप्चर ना हो। ठीक ऐसे ही आपकी आंखों में भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यही ऑप्टिक डिस्क जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी तरह के कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं पाए जाते हैं रेटिना में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंस से जो भी रेज यहाँ पे आके कन्वर्ज होंगी इस पॉइंट पे, उसकी इमेज आपकी आंख को नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है। अब वो रिसीव नहीं होगी तो ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन को क्या पता कि क्या आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क को। ये ऑप्टिक नर्व है आपकी, ये देखिए ये सब नर्व है, यहीं से इंफॉर्मेशन आपकी सारी जाती है। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो भी कुछ रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन रेटिना से, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेज देती हैं वो। तो ये देखिए लाइट इंसिडेंट हुई, आगे आई, यहाँ पे सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया के बाद वो रिफ्रैक्ट होकर लेंस पे आती है और लेंस उसको फर्दर कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। थोड़ा अब डिपेंड करता है कि जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि लेंस तो सिंगल है तो वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है इमेज को फोकस करने के लिए, ठीक है। बड़ी करेगा छोटी करेगा, उसको यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से वो रेटिना पे उसको एडजस्ट करके इमेज बना देता है, ठीक है, क्लियर है। तो लेंस कैसी इमेज बनाता है बताइए रेटिना पे? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और वो हमको फाइनली सीधी दिखती है। और सीधी दिखती है, हमने कल बताया था आपको क्यों सीधी दिखती है, उसके लिए हमें ब्रेन का एक पार्ट जिम्मेदार है, क्या नाम है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब, यही वो ऑक्सीपिटल लोब है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो आपकी इमेज को सीधा करके आपको दिखाता है। ब्रेन एनालाइज करेगा सिग्नल्स को और उनको इस तरह से कन्वर्ट कर देगा कि वो हमको सही से दिखे, तो ऑक्सीपिटल लोब ये काम कर देता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्री है, तो ये दूर रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आई और आपके लेंस पे पड़ी, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए लेंस की फोकल लेंथ को कैसा होना पड़ेगा, बड़ा या छोटा? बताओ। जो दूर रखे हैं ऑब्जेक्ट उनके लिए लेंस की फोकल लेंथ को बड़ा होना पड़ेगा या छोटा होना पड़ेगा? बताइए। ज्यादा है, बड़ा होना पड़ेगा, फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए ना उसके लिए। अच्छा, फोकल लेंथ अगर बड़ी होगी तो पावर कम हो जाएगी ना, फोकसिंग पावर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बोलो। अगर बड़ी होगी तो फोकसिंग पावर तो कम हो ही जाएगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फोकल लेंथ अगर बड़ी है तो लेंस को क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ेगा या पतला होना पड़ेगा? पतला। हाँ, पतला होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लेंस है उसको पतला होना पड़ता है। अब यहाँ पे रोल आता है सिलियरी मसल्स का और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का, इन दोनों का, इनका और इनका, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लेंस है बीच में, ठीक है, और उसके आसपास जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, जो व्हाइट व्हाइट कलर के, जो यहाँ पे आपको इस तरह से घूमे हुए दिख रहे हैं, और उसके चारों तरफ जो है वो क्या है आपका, बताइए। सिलियरी मसल्स। हाँ, सिलियरी मसल्स, चल क्यों नहीं रहा, ये है आपके सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी, अब देखो यहाँ पे यही चीज समझने वाली है कि अभी आपको दिख रहा होगा जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं, रिलैक्स्ड होंगे तो जो ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच्ड होंगे, खिंचे हुए होंगे, ठीक है, खिंचे हुए हैं। और बीच में जो लेंस है वो कैसा होगा बताइए, वो मोटा है या पतला होगा? बीच में जो लेंस है वो कैसा है, वो पतला है, फ्लैट है, ठीक है, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने उसको खींच के रखा हुआ है। अब लेंस फ्लैट हो गया, पतला हो गया, पतले लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, बड़ी होती है, और पतला लेंस कैसे बिहेव करता है, कन्वर्जिंग की तरह या डाइवर्जिंग की तरह? कन्वर्जिंग है, पतला लेंस कभी भी कन्वर्जिंग की तरह बिहेव नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। पतला लेंस आपको, आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ाया आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, वो पतला होता है बीच से, बोलिए। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और वो मोटा होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज बार बार रिपीट की है कि मोटा और पतले से याद रखना है आपको, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो लेंस अगर पतला हो गया है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स को देखिए वापस जाकर, ये बहुत बेसिक्स है इसके लेंस के, कि आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर लेंस पतला हो गया है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, ठीक है। तो लेंस इस टाइम पे पतला है जब आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेच्ड हैं और सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। तो लेंस अगर पतला है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को के लिए हमें पतला लेंस की जरूरत होती है, क्यों? ताकि वो पहले ही ना कन्वर्ज कर दे रेस को, पैरेलल रेज आ रही हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे एडजस्ट करें कि वो आपके रेटिना पे ही कन्वर्ज हो जाकर। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पास में रखी है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फुटबॉल रखी हुई है, अब फुटबॉल से जो रेज आ रही है वो तो पैरेलल आ नहीं रही है। अब पैरेलल नहीं आ रही है तो कैसी है, डाइवर्जिंग है। अब डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज कराना है आपको, तो आपको पहले वाले लेंथ की कन्वर्जिंग पावर से काम चल जाएगा या बढ़ानी पड़ेगी कन्वर्जिंग पावर? बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले रेस पैरेलल आ रही थी, अब थोड़ा डाइवर्ज होके आ रही है। तो वो अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा बताइए? अगर आप नहीं बढ़ाएंगे उसकी आपको कन्वर्जिंग क्या और आगे चल जाएगा, यहाँ पे कहीं करेगा, आगे आपका पीछे करेगा, यहाँ पे करेगा ना कन्वर्ज कहीं, क्योंकि पहले कर ही नहीं पाएगा। बोलिए, ये इसको कन्वर्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, और पीछे जाके कन्वर्ज होगी ये। तो इसकी वजह से, अच्छा बताओ कौन सा डिफेक्ट आएगा अगर ऐसा करेगा तो? हाँ, कौन सा डिफेक्ट आएगा अगर उसने पीछे कर दिया तो? हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब बताइए। यहाँ पे चेंजेस आने पड़ेंगे आपको। ये जो सिलियरी मसल्स हैं इनको क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन में बहुत देर रह लिए, अब इनको एक्टिव होना पड़ेगा। अब ये एक्टिव होंगे। अगर आपको करीब के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो सिलियरी मसल्स को, लेंस को मोटा करना है ना, और मोटा करना है तो ऐसे दबना पड़ेगा। जब ये दबेंगे तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, ढीले पड़ जाएंगे वो। अभी तक तो वो स्ट्रेच थे। तो देखिए कैसा होगा, ये देखिए इस तरह हो जाएगा ना कुछ। सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अब आपके एक तरह से। अब सिलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ क्या होने वाला है, इसी तरह का शेप बन जाएगा ना ये तो इनका। बोलिए, हाँ ये देखिए, क्योंकि ये जब रिलैक्स थे तो ये स्ट्रेच थे, अब ये दब गए तो अंदर क्या पड़ जाएगा इनके बीच में, जो स्ट्रेचिंग थी, जो टेंशन था वो रिलीज हो जाएगा। सस्पेंसरी लिगामेंट्स का जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा, वो ढीले हो जाएंगे। तो अब लेंस जो है वो आपका मोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप सस्पेंसरी लिगामेंट्स को थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं वो, क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल्स ने उनको दबाया। अच्छा, दबाया क्यों है? क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो अब उसको कम करनी है, पावर बढ़ानी है, इसको मोटा करना है। मोटा करना है ताकि इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए और ये जो डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं उनको रेटिना पे फोकस कर दे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा।
तो जो अब आपने एक चीज देखी कि लेंस के पास ये दोनों तरह की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो जब चाहे, अगर दूर का कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो लेंस, सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस को इस तरह से रखेंगे ताकि क्या हो, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए, पावर कम हो जाए, वो पतला हो जाए ताकि वो जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको बहुत ज्यादा कन्वर्ज ना कर दे। बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो आगे ही मिल जाएंगी, तो वो पतले हो जाते हैं ताकि उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए। कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो फिर वो पैरेलल रेज को पीछे आराम से रेटिना पे फोकस कर देगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। फिर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास रखा होता है तो फिर अब सिलियरी मसल्स कंप्रेस हो जाएंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ढीले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लेंस को कंप्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको मोटा करेंगे, ठीक है। मोटा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जो पास में ऑब्जेक्ट रखा है उससे रेज डाइवर्ज होके आ रही हैं, तो डाइवर्जिंग रेज को आप पतले लेंस की कन्वर्जिंग पावर से कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे जल्दी, ठीक है, वो रेटिना के पीछे पहुंच जाएंगी। तब उसको जब आप मोटा कर देते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, तो अब वो पास के रखी हुई चीजों से जो रेज आ रही हैं उनको भी रेटिना पे आसानी से कन्वर्ज कर लेता है। तो हमारी आंख के पास ये पावर होती है, ठीक है, ये कैपेसिटी होती है कि वो जब चाहे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, जब चाहे उसको बढ़ा दे, दूर की चीज देखना है तो बढ़ा दे, पास की चीज देखना है तो उसको कम कर दे, ठीक है। तो इस पावर को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। हमारी आई की जो पावर होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है, जिस तरह से हम जैसे चीजों को देखते हैं उस हिसाब से, उसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब ये सब हम जानते हैं। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है कि हम कितनी दूर अपने ऑब्जेक्ट को रखें कि हमें वो क्लियरली दिखे, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नियर पॉइंट भी उसको बोला जाता है, ये हम पिछली बार देख चुके हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपका आई के बारे में जो चीजें हमें करनी थी वो हो गया। अब एक चीज और, एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले। फार पॉइंट तो हम लोग देख ही चुके हैं और उस पर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। एक टॉपिक इसमें रिलेटेड है और डिफेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपसे, तो जितना आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं वो कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कैसे हम कॉमन सेंस वहां पे लगा सकते हैं बगैर जाने हुए भी कि आंख के अंदर चीजें कैसे चलती हैं। आप सिंपल खाली अगर फंक्शन जानते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा उससे आगे की चीज है। तो देखिए यहाँ पे, अब कल हमने बताया था आपको कि अगर आगे की कोई चीज है, मतलब बहुत दूर की अगर कोई चीज है, जैसे ये जो पेड़ है वो काफी दूर है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखना है तो इसको देखने के लिए जो रेज हैं वहां से दूर से जो रेज आ रही हैं, ये मान लिया जाता है कि ये जो पेड़ है वो बहुत दूर रखा हुआ है कहीं पे। तो यहां से अगर इसको देखना चाहते हैं, दूर की किसी चीज को आप देखना चाहते हैं, यानी आपका फार पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? फर्देस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई। आंख पर जोर डाले बगैर आप अगर कोई दूर से दूर की जो चीज है उसको देख लेते हैं, जितनी दूर की चीज को देख लेते हैं, अब मान लो वो 100 मीटर दूर है या 200 मीटर दूर है, इतनी दूर की चीज को अगर आप आसानी से देख ले रहे हैं बगैर किसी चश्मे के, ठीक है, चश्मा नहीं लगा रहे हैं आप, और आपकी आंखों पर भी कोई जोर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो जितना दूर आप अपनी आंख पर स्ट्रेस डाले बगैर देख लेते हैं वो कहलाता है आपका फार पॉइंट, ठीक है। समझ में आया फार पॉइंट का मतलब क्या है? तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों होता है? इन्फिनिटी तो हम देख नहीं पाते, यहाँ से हम लखनऊ से कितना दूर देख लेंगे हम, ठीक है, दिल्ली भी नहीं दिखेगा हमें, दिल्ली तो बहुत दूर है। तो इन्फिनिटी कैसे है? देखो इन्फिनिटी इस सेंस में है क्योंकि यहाँ तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल है ना, कि यहाँ आपको ज्यादा दूर की चीजें नहीं दिखती, उसके पीछे का एक रीजन ये भी है। इन्फिनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको चांद भी दिखता है, आपको तारे भी दिखते हैं, आपको सूरज भी दिखता है। अब ये तो बहुत दूर है ना आपसे, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं है किसी भी तरह का। इसलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आंखों में, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब फार पॉइंट हमने देख लिया, तो नियर पॉइंट भी देख लेते हैं। नियर पॉइंट क्या होगा? जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज को आप जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखकर पढ़ते हैं ना, तो वो उसको जब आप अपने सामने रखकर पढ़ते हैं तो उसमें आपको कितनी दूरी पे रखा जाए कि आपको अच्छे से दिखता रहे तो वो है 25 सेंटीमीटर। यानी जो अगर आप नॉर्मल हैं, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको 25 सेंटीमीटर पे बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, जहां पे आप बुक रख के पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं। अब उससे पास लाने की कोशिश करेंगे तो आंखों पे स्ट्रेस पड़ना शुरू होता है। अभी हमने बताया था कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट वहीं से डिसाइड होते हैं जब आंखें जो है वो स्ट्रेस फ्री कितना देख पा रही हैं, ठीक है। तो नियर पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक पेड़ रखा हुआ है दूर है, ठीक है, ये आंख है आपकी,
यहाँ पे देखिए ये पेड़ आपको तब दिखेगा ना जब यहाँ से रेज आएंगी और वो आपके लेंस से रिफ्रैक्ट होकर आपकी रेटिना पे पड़ेंगी और वो क्या कर देगी उसको जो लेंस है वो उसको कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे, तो आपको ये पेड़ दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है कोई भी चीज को आप जब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका जो इमेज है वो रेटिना पे उल्टी बन जाती है। अच्छा, जो आंख है हमारी उस पे जो इमेज है वो उल्टी बनती है, ठीक है, पीछे बनती है। और कोई भी स्क्रीन पे बनने वाली इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं और लेंस में भी हमने देखा है। तो फिर हमें चीजें सीधी क्यों दिखती हैं, उसके पीछे ब्रेन का रोल होता है, ठीक है, कि ब्रेन हमारा उसको सीधा करके दिखाता है। इवन अगर ये तुम्हें जानना हो या ये पूछा जाए कि बताओ ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो आपको इन्वर्टेड इमेजेस को सीधा करके दिखाता है, तो ये भी याद रखो कि उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ब्रेन का एक हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल लोब, वो ये काम करता है कि आपकी जो जितना भी देखने से रिलेटेड चीजें होती हैं, यानी जो इमेजेस आपके इस रेटिना पे बन रही हैं, उनको सीधा करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन को पता कैसे चलता है, आपको पता है यहां से कौन ले जाता है, कौन ले जाता है यहाँ से? हाँ, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, यानी एक तरह की वायरिंग है पूरी यहाँ से ब्रेन तक, वो सारा सिग्नल वहां पहुंचता है, ठीक है। अब आपकी आंख में तो एक यही लेंस लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी आंख वाली वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आंखें ये पैरेलल रेज ऐसे आ रही हैं, और अगर लेंस आपका ठीक है आपकी आंख का, तो उसने अगर आपकी रेज को सही सही कन्वर्ज कर दिया तो वो रेटिना पे इमेज बन जाएगी और आपको आसानी से वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो ये इमेज कहां बनती है? रेटिना पे बनती है। अब देखिए आई डिफेक्ट्स क्रिएट कहां से होता है? दो तरह के मेनली आई डिफेक्ट्स होते हैं, एक मायोपिया होता है जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब यह है कि आप पास रखी हुई चीजें देख लेते हैं, ठीक है, आप पास रखी हुई चीजें देख लेते हैं। कल हमने हिंदी में भी इसका नाम बताया था, क्या बताया था याद? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। मतलब ये उल्टा सा लग रहा है ना, निकट दृष्टि दोष को सुन के या नियर साइटेडनेस को सुन के ऐसा लग रहा है कि नियर में चीजें नहीं दिखनी चाहिए ना, लेकिन मतलब अजीब है, थोड़ा सा उल्टा है, इसको समझना पड़ेगा कि नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि आप नियर साइटेड हैं, तो फिर कौन सी चीज नहीं है आपके पास? फॉर साइट नहीं है ना, दूर की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया का मतलब फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब आप फार साइटेड हैं, मतलब आप दूर का अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष है आपको, यानी आप दूर की चीजें अच्छे से देख लेते हैं। दोष तो ये है कि आप करीब की चीजें नहीं देख पाते हैं इसमें, ठीक है। तो दो तरह के डिफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, मायोपिया हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अर्ली स्टेज में जो इन दोनों में से होता है, यानी आप लोगों में से या मुझे भी जैसे चश्मा लगा हुआ है, तो हम लोगों को जो अर्ली स्टेज में ये चीज होती है तो वो मायोपिया ही होता है ज्यादातर लोगों को, ठीक है। मायोपिया में मतलब आपको दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, तो फिर आपको इसके लिए करेक्टिव लेंस लगाया जाता है। और एज के साथ जब दिक्कत क्रिएट होती है तो पहले दूर की नजर कमजोर नहीं होती है, पहले पास की होती है। आपने देखा होगा घर में पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या होता है वो जब पेपर पढ़ने वाले होते हैं, न्यूज़पेपर या बुक पढ़नी होती है, तो उस टाइम लगाते हैं ना चश्मा, उसके अलावा तो उनको इतनी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी पास की नजर कमजोर होती है। बोलो, क्लियर है? यस हेलो, हाँ यस मैं जो है क्लास, हाँ अभी तो मैं एंटर हुआ हूँ, तो क्लास ये 4:10 पे ओवर हो जाएगी, तो 4:10 पे हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। तो मायोपिया, अब देखिए मायोपिया में भी हमने क्या बताया, फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी पे नहीं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी होता है। अच्छा, अगर आपको नियर साइटेडनेस है, इसका मतलब आपका फार पॉइंट इंफिनिटी पे नहीं रह गया है, अब आगे आ चुका है या पीछे और दूर चला गया है? बताओ, इंफिनिटी से पीछे तो जा नहीं सकता, आगे आगे होगा। इसका मतलब अब आपका फार पॉइंट आगे आ चुका है, यानी पहले आप नॉर्मली इंफिनिटी की चीजों को देख लेते थे, यानी दूर की चीजों को भी आसानी से देख लेते थे, लेकिन अब आपके अंदर नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया का डिफेक्ट्स आ चुका है, तो अब आपका फार पॉइंट आगे आ चुका है, यानी अब आप 100 मीटर की चीजें देख पाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 की देख लेते होंगे या 200 मीटर, जहां पे भी आ गया होगा, ठीक है। तो जो फार पॉइंट है ह्यूमन आई का मायोपिया के केस में, वो इंफिनिटी से आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी हमारी आंख के थोड़ा करीब आ चुका होता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट होता है, यानी पहले आप किताब को यहां रखकर आसानी से पढ़ लेते थे,
अब आपको किताब यहाँ पे धुंधली दिख रही है, ठीक है, पास लाएंगे तो और धुंधला दिखेगा, तो आप किताब को कहाँ ले जाना पड़ता है बताइए, थोड़ा और पीछे ले जाकर देखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा दूर रखेंगे तो किताब अच्छे से दिखने लगेगी। यानी जिन लोगों की करीब की नजर कमजोर होती है उनके लिए चीजों को दूर से पढ़ना आसान होता है, ठीक है, और जिनकी दूर की नजर कमजोर है वो तो दूर की चीजें देख नहीं पाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए चीजें थोड़ी पास होनी चाहिए। तो ये दोनों समझ में आया, हाइपरमेट्रोपिया और रीजन इसका क्या होता है, उसका फार पॉइंट आगे आ जाता है, इसका फार पॉइंट आगे आ जाता है, इसका नियर पॉइंट पीछे चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस हाँ, सर। अब देखिए यहाँ पे मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, ठीक है, जैसे अब ये सेब रखा हुआ है, ठीक है, कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा देख के। आज स्कूल था? अच्छा, स्कूल तो नहीं होगा, कुछ लोगों की तो छुट्टी चल रही है। ये देखो, ये एप्पल है, एप्पल अगर आपकी आंख को दिख रहा है तो एप्पल से रेज निकलेंगी और वो मायोपिया सॉरी जो आपका रेटिना है उस पे आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, तब आपको ये एप्पल नजर आएगा। अच्छा, एप्पल का एग्जांपल यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो आपको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि नियर साइटेडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है। अब देखिए ये एप्पल आपको ऐसे बन गया, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट आपको आसानी से दिख जाते हैं, किसमें? मायोपिया के केस में। मायोपिया। हाँ, नियर साइटेडनेस है मतलब नियर की जो आपकी दृष्टि है वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इशू क्या आता है? ठीक है, इशू आता है दूर की चीजों में। दूर की चीजों में इशू कैसे आता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी, उनसे जो रेज आ रही होती हैं वो कल हमने बताया था ना, रेटिना पे कन्वर्ज ना होकर कहाँ हो जाती है, थोड़ा सा आगे हो जाती हैं, ठीक है। दो ही तरह की दिक्कतें हो सकती है ना, कल याद है किसी को, कल एक बार डिस्कस हो रही थी कि दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? या तो ये आगे कन्वर्ज हो जाए और या तो पीछे चली जाए, है ना, तीसरी कोई चीज नहीं होती है। यस सर। तो या जिसमें आगे मिल जाती हैं, जिसमें आगे मिल जाती हैं आकर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो किसमें होता है? हाँ, मायोपिया के केस में होता है। मायोपिया, मायोपिक पर्सन जो होगा, जैसे हम लोग हैं, मैं खुद हूं, ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जिनको चश्मा लगा होगा, तो वो सब लोग मायोपिक ही होंगे। तो मायोपिक लोगों को चश्मा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो दूर की चीजों में जो रेज है वो उनकी रेटिना से आगे ही कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए उनको वो चीजें धुंधली दिखती हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका मतलब यह है कि इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है या डाइवर्जिंग पावर बढ़ गई है? बताओ, ये डिफेक्ट्स क्यों क्रिएट हुआ? सर इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर। इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है ना, तब ये थोड़ा सा मोटा हो गया है ना, कल पढ़ा था ना मोटा पतला, ये थोड़ा हाँ, ये थोड़ा मोटा हो गया है। अच्छा, एक रीजन और होता है, एक तो लेंस में गड़बड़ी आती है, दूसरा रीजन होता है आईबॉल वाला। आईबॉल वाला रीजन ये होता है कि जो आईबॉल है, ये इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लेंस और आईबॉल के बीच में ये जो पूरा एरिया होता है, यहाँ पे जैसे कांच होता है, कांच मतलब शीशा, ठीक है, तो उस शीशे जैसा लिक्विड होता है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है लिक्विड, वो यहाँ पे भरा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा। विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है? आपने लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ा है, 9th में हमने पढ़ा था, प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ा था, प्रेशर इन फ्लूइड्स। यस सर। फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, उनका काम ही होता है। यस सर। इसके अंदर लिक्विड इसलिए भरा है नेचर ने, ठीक है, कि ये क्या करे, इसकी जो गोलाई है उसको बनाए रखे, प्रेशर लगा के, हर साइड पे प्रेशर लगा के इसकी जो राउंडनेस है, इसका जो शेप है, राउंडेड शेप है, उसको बरकरार रखे, ठीक है, वो उसके अंदर जो लिक्विड भरा गया है। अगर ये लिक्विड इसके अंदर नहीं होता तो आंख आपकी पिचक जाती, ठीक है। तो अब आंख के अंदर, आईबॉल के अंदर दिक्कत कैसे आ जाती है कि होता यह है कि आईबॉल में डिफेक्ट ये आता है कि आपका रेटिना मान लीजिए यहां पे है, ठीक है, और आपकी आंख ऐसे थी, आप आराम से रेज जो थी वो वहां मिल रही थी आंखें, ठीक है, लेंस में कोई खराबी नहीं थी, लेंस आराम से रेटिना पे कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि आपकी आंख जो है वो फैल गई थोड़ी सी, आईबॉल, और फैल के पीछे चली गई। अब सोचो आईबॉल अगर पीछे चली जाएगी फैल के, तो ये गैप अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाएगा, रेटिना पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो आईबॉल के बड़े हो जाने की वजह से भी आपको मायोपिया की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और दूसरा रीजन लेंस वाला तो है ही है कि लेंस की कन्वर्जिंग पावर अगर डिस्टर्ब हो गई तो भी ये दिक्कत हो सकती है। बात समझ में आई? दोनों रीजन बोलो। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, दोनों रीजन याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पे लेंस वाले पे आते हैं वापस लौट के कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम ठीक करने के लिए। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो कन्वर्जिंग पावर कम तो कर नहीं सकते हम,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, ठीक हो जाएगा। क्या करें बताइए। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा, कॉनकेव लेंस लगा कॉनकेव लेंस यहाँ कॉनकेव लेंस। हाँ यहाँ बेटा अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा कन्वर्ज होंगे, तो यहीं पे मिला देगा लाके कहीं, है ना, बोलो ये ऐसे यहीं पे आके मिल जाएंगे, और दिक्कत हो जाएगी। तो हमें तो ऐसा लेंस चाहिए जो थोड़ा डाइवर्जिंग हो, रेस को थोड़ा और फैला के भेजे, थोड़ा फैला के भेजे, तो इन भाई साहब को कन्वर्ट करने में और टाइम लगे, थोड़ा थोड़ा आगे पहुंच जाए वो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, अब ये रेज आ रही है बाहर से, अब कॉनकेव लेंस इन रेस को क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे डाइवर्ज करेगा। यही मान लीजिए येलो कलर की रेज आ रही है तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज कर दिया तो वो यहाँ कॉर्नर पे पहुंच गई। अब कॉर्नर पे पहुंच गई तो थोड़ा कन्वर्ज करने में इनको दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आगे जाके कन्वर्ज करेंगे, और इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि वो आके रेटिना पे ही कन्वर्ज करे। तो हम लोग, अब आप समझ गए होगा ना, जो भी मायोपिक हैं, और कौन सा ग्लास उनके जो चश्मे में कौन सा ग्लास है, कॉनकेव लेंस है। हाँ कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं। बोले ये बात समझ में आई? यस सर। करेक्टिव लेंस मायोपिक। तो मैं अभी जो है एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या क्या, बहुत कुछ पढ़ाया ना हमने अभी, तो सब मायोपिया कर दीजिए। मायोपिया में हमने ये बताया कि जो दिक्कत ये हो जाती है कि रेटिना से पहले रेस कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने की वजह से वो जल्दी कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, फोकल लेंथ कम हो जाएगी ना अगर कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी। कल बताया था, कल का लेक्चर देखा ही नहीं होगा, रिपीट नहीं देखेंगे आप लोग। कल बताया था कैसे पावर और फोकल लेंथ रिलेटेड है। अगर पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो पहले फोकल लेंथ इतनी थी, अब फोकल लेंथ हो गई कम, ये इतनी बची खाली। अब फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ तो आपको उतनी ही रखनी है, रेटिना पे रेस को जो है वो वहां पे आपको कन्वर्ज कराना है। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं जो रेस को पहले से फैला दे। अब पहले से फैला देगा तो पैरेलल रेस नहीं आएंगी अब, क्योंकि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना वो पैरेलल रेस को आसानी से कन्वर्ज करा देगा वो। लेकिन थोड़ा डाइवर्ज होकर, कल हमने एक केस भी आपको दिखाया था ना ए बी करके, कि कौन सा आसानी से कन्वर्ज होगा, आगे रखा था एक पीछे रखा था। तो जो आगे रखा है उसमें रेस थोड़ा पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा कन्वर्ज हो डाइवर्ज होके आ रही है। अब रेस पहले से डाइवर्ज होके आएंगी ना तो उनको दबाने में थोड़ा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू द पैरेलल रेस। ठीक है, तो इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि वो रेस को और फैला दे। तो कन्वर्जिंग लेंस फिर जब कन्वर्ज करेगा तो वो रेटिना पे पहुंच जाएंगी। इसका एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाता है उसकी पावर का, जो आप कॉनकेव लेंस ले रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसको इसलिए लेते हैं, बेसिक्स इसके पीछे यही है कि ये डाइवर्ज कर देगा तो ये क्या करेंगे, फिर उसको कन्वर्ज करेंगे तो अल्टीमेटली वहां तक पहुंच जाएंगी वो। समझ गया सर? हाँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे कि हम लोग किसी आई सर्जन के पास जाते हैं तो वो आई ड्रॉप्स डालते हैं और हाँ। फिर उससे हम लोग को कुछ देर के लिए पास की चीजें ब्लर देखने लगती है। तो हाँ, तो सर उसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग को हाइपरोपिया हो जाता है क्या? नहीं, वो पिपल फैल जाती है। अभी आई वाला जब देखेंगे तब समझाएंगे, पिपल जो होती है वो फैल जाती है उसकी वजह से। ओके। हाँ ठीक है, देख लिया हमने ये। हाँ यहाँ देखिए, कहाँ पहुंच गए। हाँ नियर साइटेडनेस हो गया। रीजन क्या है, रीजन क्या लिखेंगे आप? दो रीजन है। जो कर्वेचर है कॉर्निया का आपका, ठीक है, ये कॉर्निया का जो कर्वेचर है और आई लेंस, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये ज्यादा फैल गया, और दूसरा ये है आई लेंस, अगर उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज कर गई आपकी। ठीक है, कॉर्निया ये है आपकी, ये सबसे पहले रे यहीं आके पड़ती है। ठीक है, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। ये बताओ आई के बारे में तुम लोग कुछ भी पढ़ चुके हो बायो में या नहीं अभी? सर कुछ भी नहीं? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये समझ में आया इसको, अभी कॉर्निया किसको कहते हैं और आई बॉल किसको कहते हैं, ये आपको अभी हम आई वाला जब पूरा पढ़ाई कराएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी हम डिफेक्ट से फोकस कर रहे हैं। डिफेक्ट समझ में आ गया, मायोपिया वाला दोनों रीजन समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी उसी पे फोकस करिए। देखिए यहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या होते हैं। सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, ये जो लेंस है आपका, ठीक है, हमारी आंख में एक ही लेंस है। ठीक है, सिग्नल लेंस है और काम दोनों लेने हैं हमको, पास का भी देखना है, दूर का भी देखना है। यानी हम ये चाहते हैं कि लेंस, कभी कभी लेंस की पावर को बढ़ाना भी चाहेंगे हम, ठीक है, और कभी हम चाहेंगे कि लेंस पतला हो जाए। ठीक है, यानी कभी कभी वो कॉनकेव बन जाए, कभी वो कॉन्वेक्स बन जाए, ये दोनों हम चाहते हैं। लेकिन हमारी आंख में जो लेंस है वो सिंगल लेंस है और वो शेप है उसका
कॉन्वेक्स शेप का। तो यहाँ पे रोल होता है सिलियरी मसल्स का, ठीक है। ये देखिए, ये क्या करते हैं, यही इसको इलोंगेट करने में और कंप्रेस करने में काम करते हैं, यानी ये इसको फैला देंगे। अब बताओ, अच्छा जब लेंस फैलेगा तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे या कंप्रेस होंगे? लेंस जब पतला होगा क्या होंगे? कंप्रेस। हाँ, और लेंस जब मोटा होगा तो क्या होंगे? ये रिलैक्स होंगे। बोलिए। यस सर। हाँ, ध्यान से देखो, इसमें तुम कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, वो और रीजन को यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि मसल्स जो हैं वो सिलेरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, इसके वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा रहती है। इसका क्या मतलब है? अगर वो रिलैक्स हो तो उनका लेंस का बदल जाएगा, उनका शेप थोड़ा से फर्क आ जाएगा कन्वर्जिंग पावर में। हाँ, मतलब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि जो आपके सिलियरी मसल्स हैं लेंस के करीब वाले, वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और ये रिलैक्स नहीं होंगे तो ये कन्वर्जिंग पावर कब बढ़ेगी? जब ये मोटा होगा ना ज्यादा। जब लेंस ज्यादा आपका मोटा होगा तभी तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी। अगर इस लेंस को खींच दिया जाए, ऊपर पहुंचा दिया जाए, तो ये पतला लेंस है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अब मायोपिया के केस में हमने देखा था कि रीजन क्या देखा था हमने, कि जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है। ये वाला देखा, ये समझ में आ रहा है? देखो पहले आई बॉल यहां रही होगी, ये आई बॉल ये रही होगी पहले, लेंस वाला तो समझ में आ गया हमें। आई बॉल के केस में भी ऐसा होता है, कभी कभी लेंस नहीं खराब होता है लेकिन आई बॉल फैल चुकी होती, पीछे चली गई। अब आई बॉल पहले यहां रही थी, अब आई बॉल पीछे जा चुकी है, तो पीछे चली गई तो रेटिना तो उसके साथ पीछे चला जाएगा ना। बोलो, अब तो रेटिना यहाँ पे है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो फिर करेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं आपका कॉनकेव लेंस। ये तो भी हम आपको पीछे समझा चुके हैं, वही अब एनिमेशन में आ रहा है। तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि जो आपका जो फार साइटेड नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? ठीक है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव की तरह नहीं पूछेंगे, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पूछेंगे। तो कौन सा यूज करते हैं हम? डाइवर्जिंग यूज करते हैं। डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या देखा हमने। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं मायोपिया के केस में, और फार अवे ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर होते हैं, ठीक है। अब लाइट रेज जो होती हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कन्वर्ज हो जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए, ये है आपका कि होता क्या है, बीमारी क्या है, ये है उस बीमारी का रीजन। क्या रीजन है? रीजन याद रखना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है बताइए? रीजन ये लिखा है आपके सामने, ये है रीजन। रीजन क्या बताएंगे? कि जो लाइट रे है वो रेटिना से आगे कन्वर्ज हो जा रही है, इसको बोलते हैं रीजन, ठीक है। अब आएगा करेक्शन। क्या करेक्शन करें, क्या करेंगे ये ठीक हो जाए? तो हम देख चुके हैं, करेक्शन ये है कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, कॉनकेव लेंस यूज करें सुटेबल पावर का, तो आपकी जो ये पहले कन्वर्ज हो जा रही है रेस, उनको वो बैकवर्ड पीछे कर देगा अपना सुटेबल पोजीशन पे जहां पे होना चाहिए। तो ये समझ में आया सारी चीजें? अभी खाली अभी खाली मायोपिया कवर किया। एक्सप्लेन द सिलेरी मसल्स वंस। वो अभी हम लोग उसमें देखेंगे, आई वाला पूरा देखेंगे अभी फिर से, तो उसमें आ जाएगा वो। यहाँ तो थोड़ा सा आया है। मुझे लग रहा था कि आप लोग बायो में आई के बारे में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने वहां से शुरू नहीं किया, वरना मैं वहीं से शुरू करता, ठीक है। लेकिन अब चलो शुरू हो गया तो उसके बाद ही देखेंगे उसको। दूसरा वाला देख लें। मायोपिया समझ में आ गया? मायोपिया समझ में आया? मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का रीजन क्या है, और मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है? तीन चीजें देखी हमने अब तक। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का रीजन क्या है होने का, और तीसरा क्या, उसको करेक्शन कैसे करते हैं। ये सारे बच्चों को 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। यस सर। ठीक है, बस और किसी चीज पे फोकस मत करिए। अगर ये 3 क्लियर हो गए तो ठीक है, बाकी अब बाद में समझ लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग फार साइटेडनेस के बारे में देख रहे हैं। इसमें दूर की चीजें सही दिखती हैं लेकिन पास की चीजों में दिक्कत हो जाती है। अब देखिए उसमें क्या होगा, यहाँ आगे कन्वर्ज हो रही थी रेस, वहां क्या होंगी, पीछे निकल जाती हैं, ठीक है। इसके भी 2 रीजन बनेंगे। क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, ये रीजन है, ठीक है। कि रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, इसलिए आपको चीजें दिख नहीं रही हैं। भाई पास की चीजें आपको क्यों नहीं दिख रही हैं, उसका कोई रीजन यही है।
तो अब क्या करते हैं, आप देखें यहाँ पे कि क्यों ऐसा हो जाता है, क्या मतलब वजह क्या बनती है। तो दो चीजें हो सकती हैं, पीछे देखा था हमने, हो सकता है ये आई बॉल जो है हो सकता है ये आई बॉल पहले यहां तक रही हो, है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आई बॉल पहले इतनी बड़ी रही होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आई बॉल पिचक गई, आगे आ गई, यहां आ गई। तो अब जो रेस थी वो इसी हिसाब से पहले एडजस्ट होती थी, उसको रेटिना यहीं पे लगता था, पहले रेटिना यहीं पे है और था भी, फिर आपका रेटिना शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया रेटिना। तो एक रीजन तो ये है कि पिछले वाले केस में आई बॉल इलोंगेट हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो आई बॉल हो सकता है आपकी कंप्रेस हो गई हो, ठीक है, आंखें मलने की वजह से ज्यादा होता है, बहुत लोगों की बहुत आदत होती है ना कि बस उठे और सुबह उठने के बाद भी होता है, और वैसे भी आपकी आंख में कुछ चला गया, तो इसलिए मना भी किया जाता है। इसकी वजह से एक और बीमारी हो जाती है एस्टिग्मेटिज्म की, उसको भी देखेंगे अगर हम लोग। तो आंखों को मलना नहीं चाहिए, ठीक है, आई बॉल उसी से आपकी डिस्टर्ब होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये चोट लगने की वजह से भी हो सकती है कुछ लोगों के। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हुआ है, ध्यान से देखो, इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है या कम हो गई है, ये पीछे कर रहा है, बताओ क्या रीजन है। कम हो गई है। कम हो गई है, ठीक है, कम हो गई, इसीलिए बहुत, और कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ गई है, तो इसीलिए वो अब बहुत दूर कर रहा है, एक रीजन तो ये है, ठीक है। और दूसरा रीजन तो हमने आपको बताया कि आई बॉल जो है वो कंप्रेस हो गई है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, इसका मतलब पावर क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, ठीक है, तो फोकल लेंथ बढ़ गई आपकी। दूसरा क्या है, ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आई बॉल द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेस। आई बॉल आपकी फ्लैट हो गई है, दब गई है, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्टेंस है, पहले जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई, पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस ये वाली हो गई है, ठीक है, डिस्टेंस कम हो गई है लेंस और रेटिना के बीच की। क्या करें इसको, कैसे सही करें, करेक्शन, करेक्शन ये है कि कन्वर्जिंग पावर, हाँ, कन्वर्जिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हमने उसको और जल्दी कन्वर्ज कराना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको कन्वर्ज करा देंगे, यहाँ पे सुइटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो इस डिफेक्ट को आप इस तरह से सही कर सकते हैं। बोलिए, समझ में आया। फार साइटेडनेस क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट सही दिखते हैं, पास की चीजें नहीं दिखती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लाइट रेज जो होती हैं वो आपकी कहाँ कन्वर्ज हो जाती हैं, रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको सही कर कैसे करेंगे, और ये होता क्यों है, होता इसलिए कि आई बॉल या तो फ्लैट हो गई है और या तो कर्वेचर कॉर्निया और आई लेंस का कम हो गया है, यानी उनकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई है, ठीक है। करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि आप एक सुइटेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, दोनों में अभी हमने ये चीज बताई नहीं आपको कि दोनों में से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में किसमें पॉजिटिव पावर होगी और किसमें नेगेटिव पावर का लेंस यूज होगा, बताओ। सर मायोपिया में नेगेटिव पावर का होगा और हाइपरमेट्रोपिया पे पॉजिटिव वाला होगा। देखो, जहां कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है उसकी पावर तो नेगेटिव ही होती है ना, देख चुके हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कौन यूज करता है, मायोपिक लोग यूज करते हैं, जैसे मेरा जो लेंस है ये कॉनकेव है और पावर भी नेगेटिव में होगी। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, जो हाइपरमेट्रोपिक लोग हैं वो क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर। क्लियर है ब्लू। अब यहाँ पे जो लेंस यूज होते हैं, हमने आपको दो लेंस बताए थे, एक पॉजिटिव मेनिस्कस एक नेगेटिव मेनिस्कस, बताया था नहीं, याद है, भूल गए। पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस, उसका यूज यहाँ होता है। यहाँ जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस यूज होते हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे शेप के हमने आपको दिखाए हैं, वो पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस होते हैं। यानी जो कॉनकेव लेंस यूज होगा उसका नाम होता है नेगेटिव मेनिस्कस, और जो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ यूज होता है उसका नाम यहाँ पे होता है नेगेटिव पॉजिटिव मेनिस्कस, ठीक है। तो पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस के जो लेंस होते हैं वो आपके यहाँ पे चश्मे में यूज किए जाते हैं आई डिफेक्ट्स को सही करने के लिए। बोलो, ये बात समझ में आई, इसका यूज यहाँ पे है आपका। क्लियर है। अब ये होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जब एज की वजह से आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए। हाइपरमेट्रोपिया का कॉज और भी हो सकता है, एज से पहले भी हो सकता है, वो कई बच्चों में भी हो जाता है,
लेकिन जनरली एज के अकॉर्डिंग जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी आप 40 के ऊपर पहुंचेंगे तब ये चीज आपके साथ होनी शुरू होगी, तो उस हाइपरमेट्रोपिया का नाम होता है एक प्रेसबायोपिया, उसी को हम प्रेसबायोपिया भी बुलाते हैं। ठीक है, तो बात वही है सारी, ठीक है, खाली नाम बदल गया है। प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ही है, बस ओल्ड एज वाला है, तो उसका नाम एक नया रख दिया गया है। बाकी उसमें क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है। देखिए, फार अवे ऑब्जेक्ट सही दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर दिखते हैं। ठीक है, वही नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर दूर चला जाता है आंख से। ठीक है, यानी चीजें अब आप पास में रख के सही से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा दूर करना पड़ता है आपको, तो इसीलिए फिर आपको लेंस लगाया जाता है ताकि जो पास की चीजें हैं उनकी इमेज वहां बना दे जहां पे अब आपका शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि देखो, एक बात याद रखना, जो लेंस होते हैं जितने भी इसमें यूज होते हैं आंखों में, ये आपकी विजन को ठीक नहीं करते हैं, ये विजन को करेक्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट करना और परमानेंटली ठीक करने में फर्क होता है। यानी आपका जो फार पॉइंट जहां पे पहुंच गया है, जैसे आपका फार पॉइंट जहां पे भी अभी है वो वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ये उसकी वर्चुअल इमेज कहीं और बना देंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट क्या है आपका, नियर पॉइंट आपका 50 पहुंच चुका है, 25 होना चाहिए ना, 50 हो गया है। तो ऐसा नहीं करेंगे ये कि जो है वो आपका नियर पॉइंट, आप चश्मा लगा लिए तो नियर पॉइंट वापस आ गया 25 पे, नियर पॉइंट वहीं रहेगा। ये क्या करेंगे, 25 की सारी चीजों की इमेज 50 पे बना देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वैसे ही दिख रहा है जैसा आपको आसानी से दिखना चाहिए। बुक को तो आप एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं ना हाथ को, 50 तक कैसे ले जाएंगे आप, तो आप ऐसे ही बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आपने चश्मा लगा, आप चश्मा नहीं लगाए हैं तो फिर आपको बुक नहीं सही से नहीं दिख रहा है लेटर्स, लेकिन जैसे ही आपने चश्मा लगाया तो वो क्या कर दिया, उसने उस 25 वाली चीज की इमेज को वहां बना दिया जहां पे अब आपका नियर पॉइंट पहुंच चुका है, 40 पे, 50 पे, 100 पे। बात समझ में आ रही है? तो वो आपका जो नियर पॉइंट या फार पॉइंट जहां पे भी हो चुका होता है, वो जहां की चीजें आपको नहीं दिख रही हैं उसकी चीजों की इमेज वहां बना देंगे। ठीक है, तो बस ये इतना ही काम करते हैं ये लोग टेम्परेरीली, लेकिन खैर काम चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई डिफेक्ट समझ में आ गई बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे प्रेसबायोपिया तक समझ में आ गया सबको, बोलो। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, तीन चीज हमने देखी। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया एक ही चीज है। हाइपरमेट्रोपिया जब एज के साथ होती है उसी को हम प्रेसबायोपिया बोल देते हैं, बिल्कुल एक चीज है, और मायोपिया हम देख चुके हैं। आगे आते हैं अगले आई डिफेक्ट्स पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मायोपिया और प्रेसबायोपिया यानी हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, दो नाम अलग अलग हैं। तो मायोपिया और प्रेसबायोपिया अगर एक साथ हो जाए, आपने देखा होगा घर में, तो वो लोग ऐसा लेंस लगाए होते हैं ना, बीच में से कटा होता है, ऐसे देखा है, लाइन बनी होती है, लगाया वो देखा कि जब वो नीचे की चीजें देखते हैं तो उससे दिखती हैं, ऐसे थोड़ी सी लाइनिंग बनी होती है, और जब दूर का देखना होता है तो ऐसा इस तरह का जो लेंस यूज होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर है नहीं इमेज में ये आप देख पा रहे हैं अलग से? Yes, sir. ये देखिए, हाँ, तो ऐसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ठीक है उन लोगों के आपने देखा होगा, तो उनके चश्मे में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनके आंखों में दोनों डिफेक्ट्स आ चुके होते हैं, उनको दूर का भी नहीं दिख रहा है, पास का भी नहीं दिख रहा है, तो अब उनको ऐसा चश्मा चाहिए जो दोनों ही काम उनके कर दे, यानी दूर की चीज भी दिखा दे उनको आसानी से, और जब वो कुछ पढ़ना चाहे तो भी आसानी से पढ़ सके। तो उसके लिए फिर हम ये बाई फोकल लेंथ वाला चश्मा यूज करते हैं। बाई मतलब दो, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग, यानी मायोपिया के लिए भी एक कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हो और कॉनकेव लेंस भी लगा हो, दोनों तरह के लेंसेज उसमें यूज हुए हों। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लोअर पार्ट जो होता है वो करीब की चीजों को देखने के लिए होता है। भाई आप जब नीचे देखेंगे तो लोअर पार्ट में कौन सा लेंस लगा होगा बताओ? कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, ठीक है। और ऊपर वाले में दूर की चीजें आपको देखनी है तो ऊपर वाले में कौन सा लगा होगा? प्रेसबायो को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स, नीचे भी कॉन्वेक्स लिख दिया, ऊपर लगा होगा आपका कनकेव, ठीक है, ऊपर आपका लगा होगा कनकेव लेंस। आजकल इसके लिए एक ऐसे लेंस भी आ गए हैं जिनमें ये बाईफोकल लेंथ वाली लाइनिंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं, ठीक है, उनको प्रोग्रेसिव लेंसेज बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जब लाइनिंग बीच में बनी होती है तो बहुत तेजी से फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक है, ये इस तरह से मान लो है, और यहाँ पे बीच में ऐसे लाइनिंग बनी होती है, ऐसे होता है ना, तो नीचे वाला आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला कौन सा है? कॉनकेव। तो जब आप ऊपर का देखते हैं तो आपकी फोकल लेंथ फिर शिफ्ट होती है बहुत तेजी से, जब आप नीचे का देखते हैं तो फिर वो स्विच होती है। तो ये बहुत रैंडम स्विच होता है इसमें। तो अब जो आ गया है उसमें लाइनिंग गायब कर दी गई है, उनको प्रोग्रेसिव लेंसेज बोलते हैं, उसमें लाइनिंग नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत ग्रेजुअली फोकल लेंथ चेंज होती है, कोई लाइन भी बीच से गायब हो चुकी है वो बाईफोकल लेंथ वाली,
तो उसको जब कोई यूज करता है तो उसको बहुत ज्यादा ऐसी महसूस नहीं होता है कि हम पास का देख रहे हैं दूर का देख रहे हैं, बहुत आसानी से एडजस्ट कर लेता है वो, क्योंकि धीरे धीरे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है वो। तो वो प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स महंगे होते हैं। अगर ये 1500 का है तो 15,000 का होगा। तो ऐसे लेंसेज भी मार्केट में अब आ चुके हैं।